नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की आप कह सकते हैं कुछ गहरी परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हमें राजा भरत, प्राचीन शहर हस्तिनापुर और कुरु वंश के बारे में बताते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिलती है उसे समझें और देखें कि ये नाम, ये कहानियां हमारी पहचान से कैसे जोड़ती हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी कितनी मायने रखती हैं ना। सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि शायद हमारी संस्कृति की जड़ों तक ले जाती हैं ये। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं राजा भरत से। स्रोत कहते हैं कि वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे और उनका बचपन का नाम था सर्वदमन। सर्वदमन, हाँ, मतलब सबका दमन करने वाला। नाम से ही पता चलता है कि बचपन से ही कितने वीर रहे होंगे। वो कहानी भी है ना कि शेरों के साथ खेलते थे, उनके दांत गिनते थे। हाँ वही। और सबसे खास बात ये कि माना जाता है इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब एक व्यक्ति के नाम पर पूरे भूभाग का नाम पड़ना। और ये भी ध्यान रखने लायक है कि वो चंद्रवंश थे। चंद्रवंश यानी लूनर डायनेस्टी। हाँ वही। और इसी वंश में फिर आगे चलकर भरत के बाद भूमन्यु जैसे राजा हुए और फिर ये कड़ी कुल वंश तक पहुंचती है। तो एक तरह से पूरी वंशावली जुड़ती जाती है। अच्छा, तो ये कड़ी हमें हस्तिनापुर तक ले आती है। हस्तिनापुर नाम का मतलब है हाथियों का नगर। संस्कृत में कहते हैं गंगा नदी के किनारे बसा था ये शहर। और महाभारत काल में ये कुरु वंश की राजधानी बना। क्या इसकी स्थापना राजा हस्तिन ने की थी, ऐसा कुछ जिक्र है? हाँ, कुछ स्रोत राजा हस्तिन का जिक्र करते हैं स्थापना के लिए, जो शायद भारत के ही वंशज रहे हों। पर हस्तिनापुर सिर्फ एक राजधानी नहीं था। आप सोचिए, वो जमाने का एक तरह से पावर सेंटर था। मतलब राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से। बिल्कुल। पांडवों और कौरवों का जन्म ही हुआ, उनका बचपन वहीं बीता। तो महाभारत की पूरी कहानी का जो मंच है वो हस्तिनापुर ही है एक तरह से। सही कहा। तो ये तो हुई हस्तिनापुर की बात। अब आते हैं कुरु वंश पर। ये वंश कैसे बना? आपने बताया कि भरत और भूमन्यु के बाद ये कड़ी जुड़ती है, लेकिन इसकी शुरुआत? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि इसका उदय हुआ ऋग्वैदिक काल की दो प्रमुख जनजातियों भरत और पुरु के मिलने से। अच्छा, उनका संगम हुआ। हाँ, एक तरह का संगम या गठबंधन कह सकते हैं, जिससे एक ज्यादा शक्तिशाली राज्य या समूह बना। और इसके संस्थापक माने जाते हैं महाराज कुरु। उन्हीं के नाम पर फिर ये कुरु वंश कहलाया। और फिर इसी वंश में आगे चलकर परीक्षित और जन्मेजय जैसे बड़े राजा हुए, जिनका जिक्र हमें बाद के ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल। परीक्षित, जन्मेजय, इनके नाम महाभारत और पुराणों में काफी आते हैं। लेकिन क्या इनका काम सिर्फ राज करना ही था या कुछ और भी महत्व था इनका? नहीं, यही बात और गहरी हो जाती। देखिए, कुरु वंश ने सिर्फ शासन नहीं किया, ऐसा माना जाता है। और कुछ स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि वेदों का जो संकलन हुआ या उन्हें व्यवस्थित किया गया, उसमें कुरु शासकों का बड़ा योगदान रहा। अच्छा, मतलब ज्ञान परंपरा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ, एक तरह से संरक्षण दिया। उनके समय में हस्तिनापुर सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र बन गया था। वैदिक संस्कृति के विकास में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो अगर हम पूरी कड़ी को जोड़कर देखें, चंद्रवंश, फिर दुष्यंत शकुंतला, उनके पुत्र भरत, भरत के बाद भूमन्यु, फिर कुरु वंश के संस्थापक कुरु, और अंत में इसी वंश में पांडव और कौरव। ये तो एक पूरी ऐतिहासिक यात्रा है। निश्चित रूप से। और ये यात्रा दिखाती है कि कैसे एक वंश, एक नाम, एक शहर भारत के इतिहास और संस्कृति पर कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। देश के नाम से लेकर सबसे बड़े महाकाव्य तक सब यहीं से जुड़ा है। सही बात है। तो आज हमने जो ये जानकारी खंगाली, उससे ये तो साफ है कि राजा भरत हो, हस्तिनापुर हो या कुरु वंश, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। ये हमारी पहचान, हमारे इतिहास की बुनियाद का हिस्सा है। बिल्कुल। भारत नाम कैसे पड़ा, महाभारत क्यों हुआ, इन सब के तार कहीं ना कहीं इसी वंश और इसकी विरासत से जुड़ते हैं। इसने न केवल राजनीतिक नक्शा बदला बल्कि समाज और धर्म को भी प्रभावित किया। तो आज की ये पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि इन प्राचीन वंशों की, इनकी राजधानियों की जो कहानियां हैं, उनका आज के भारत की जो सामूहिक स्मृति है या जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, उस पर कितना और कैसा असर बचा है? क्या वो असर बदल रहा है?